नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। आवृत्ति या आवृत्ति बंटन। आवृत्ति की डेफिनेशन, आवृत्ति को ही बारंबारता भी कहते हैं। और आवृत्ति की क्या डेफिनेशन है? किसी विचर की जितनी बार पुनरावृत्ति होती है वह उस विचर की आवृत्ति कहलाती है। कोई भी आपके पास एक वेरिएट है, विचर है, विचर को अंग्रेजी में वेरिएट कहते हैं, उसके कितने रिपीट्स हो गए वही उस विचर की फ्रीक्वेंसी है। नंबर ऑफ रिपीट्स ऑफ ए वेरिएट क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी। वेरिएट क्या है, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ? विचर या वेरिएट का मतलब है जो भी वेरिएबल्स है, जो भी चर है, उस चर का सिंगल ऑब्जर्वेशन। इन सभी बातों को हम समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए, छात्रों का वजन किलोग्राम में एक चर है। स्टूडेंट का जो वेट है वो वेरिएबल है, एक चर है। इस चर में से हमने 10 छात्रों को सैंपल के रूप में लिया। जिसकी भी आपको स्टडी करनी है वो सैंपल है, प्रतिदर्श या सैंपल। इसमें 42 केजी वजन वाले 3 छात्र हैं। अब 42 केजी एक क्या हो गया? वेरिएट हो गया। और इस विचर की पुनरावृत्ति कितनी बार हुई है? 3 बार हुई है। तो 42 केजी क्या है? वेरिएट। और इसके कितने टाइम रिपीट हुए हैं? 3। तो 3 इसकी क्या हो गई? आवृत्ति हो गई। फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पर समझ रहे हैं। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैंने आपको लिखी है। 3 बातें और आपको समझनी है: वेरिएबल, सैंपल और वेरिएट। वेरिएबल, यहाँ पर हमने वेरिएबल लिया है या चर लिया है छात्रों का वजन। वेरिएबल कौन होते हैं इसके बारे में डिटेल स्टडी अपन कर चुके हैं, तो यहाँ पर दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। उस वेरिएबल में से जो सेलेक्टिव पार्ट है जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं वो क्या होगा? सैंपल। जैसे छात्र, जितने भी छात्र हैं उनका भार क्या हो गया? वेरिएबल। उसमें से आपने 10 छात्र सैंपल के रूप में लिए तो वो सैंपल या प्रतिदर्श। अब एक विचर है, वेरिएट है, एक सिंगल ऑब्जर्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं। किसी का 41 हो सकता है, किसी का 42 हो सकता है, किसी का 43 हो सकता है, किसी का 44 हो सकता है। हम यहाँ पर 42 केजी वाले छात्रों के बारे में बात कर रहे हैं। तो 42 केजी एक सिंगल ऑब्जर्वेशन है, इसको क्या बोलेंगे? वेरिएट। और इस वेरिएट का कितने टाइम रिपीट्स हुआ है? मतलब 42 केजी वाले स्टूडेंट कितने हैं? 10 में से 3। तो इनकी बारंबारता, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या आ गई? 3 आ गई। तो क्लियरिटी के साथ आप चीज़ों को देखें। फ्रीक्वेंसी, वेरिएट, वेरिएबल, सैंपल, कुछ जो टर्मिनोलॉजी है वो मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से करवा दी है। अगर आप उन बेसिक्स चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे तो आने वाला जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है बायोस्टैटिस्टिक्स का, वो आपको आसानी से समझ में आएगा। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन के बाद हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित। दोस्तों, आवृत्ति बंटन या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? किसी विचर या वेरिएट के वर्गों को प्रत्येक वर्ग की आवृत्ति के साथ व्यवस्थित करना। सिंपल डेफिनेशन ये भी है। इस बात को हम यहाँ आसानी से समझ सकते हैं। जैसे आपके पास ये कोई वेरिएट है, छात्र का वज़न 41 केजी है, तो एक वेरिएट ये, एक वेरिएट ये सिंगल ऑब्जर्वेशन को वेरिएट कहते हैं। इसके वर्गों को, ये एक वर्ग, ये दूसरी क्लास, ये तीसरी क्लास, ये चौथी और ये 5वीं क्लास। विचर के क्लास को, वर्गों को प्रत्येक वर्ग की आवृत्ति के साथ, इस वर्ग की आवृत्ति कितनी है? 1। इस वर्ग की आवृत्ति कितनी है? 2। इस वर्ग की आवृत्ति कितनी है? 3। प्रत्येक वर्ग की आवृत्ति के साथ व्यवस्थित करना आवृत्ति बंटन या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। दोस्तों, बात समझ में आ गई।
हमने एक वेरिएबल या चर लिया छात्रों का भार, उसमें से हमने 10 छात्रों का सैंपल लिया और प्रत्येक विचर के लिए हमने एक क्लास बनाई और इस क्लास के सामने अगर उसकी आवृत्ति लिख दें तो इस प्रकार का जो व्यवस्थीकरण है, जो व्यवस्था है, वो क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या आवृत्ति बंटन। सिंपल भाषा में अपन यूँ कह सकते हैं कि कौन से विचर की आवृत्ति कितनी है, ये एक सारणी के रूप में रिप्रेजेंट करना आवृत्ति बंटन है। इस सारणी को हम ग्राफ के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, अभी ग्राफ के बारे में भी बात करते हैं। ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या इसी आवृत्ति बंटन की क्या डेफिनेशन हो सकती है? ये देखो, समंक या डाटा की आवृत्ति को एक अक्ष के साथ एक बिंदु के रूप में दर्शाकर उसकी स्थितियों को ज्ञात करना आवृत्ति बंटन कहलाता है। दोबारा देखिए, ये डाटा की आवृत्ति को एक तरफ y अक्ष पर मैंने आवृत्ति ले ली 1 2 3 4। डाटा क्या है? जिनको अपन विचर कह रहे हैं 41 42 43 44 और 45। ये छात्रों का भार है किलोग्राम में, ये x अक्ष पर ले लिया। तो एक अक्ष के साथ ये देखिए, डाटा की आवृत्ति को एक बिंदु के रूप में, तो 41 वाले की आवृत्ति कितनी है? 1, 42 की 2, 43 की 3, 44 की वापस 2 और 45 की कितनी है? तो आवृत्ति को हमने बिंदु के रूप में दर्शा दिया। उनकी स्थितियों को ज्ञात करना बिंदु के रूप में दर्शा दिया और सबकी स्थिति। यहाँ से भी आपको यही चार्ट प्राप्त हो सकता है। देखो, 41 kg के कितने? 1, 42 के कितने हैं? 2, 43 के कितने हैं? 43 के हैं 3 और 44 के कितने हैं? 2 और 45 के कितने हैं? 1। ये भी आवृत्ति बंटन है, ये भी आवृत्ति बंटन। इससे हमने ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है ताकि थोड़ा आकर्षक तरीका हो समझने का, चीज़ों को देखने का। डाटा को लोग अक्सर उतने आकर्षित नहीं होते डाटा की तरफ से जितना किसी चित्र या किसी ग्राफ के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। तो आवृत्ति बंटन ये हो गया। दोनों डेफिनेशन आप कोई भी लिख सकते हैं। विचर के वर्गों को जरूरी नहीं है आप यही डेफिनेशन याद रखें किताबी लैंग्वेज वाली, लेकिन दोस्तों ये बात ध्यान रखें, आपको जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे वो किताबी लैंग्वेज में मिलेंगे और बुक्स भी, अगर आप कोई भी बुक पढ़ें वो आपको तभी समझ में आएगी जब आपके जो टर्मिनोलॉजी है उसी के अकॉर्डिंग हो। तो ये आवृत्ति और ये x अक्ष पर छात्रों का भार, आवृत्ति को बिंदु के रूप में दर्शा दिया, उसकी स्थिति ज्ञात कर ली। अगर इनको आपस में अगर मिलाएं तो ऐसी एक आकृति प्राप्त होगी। और ये सबसे सामान्य आकृति है, इसको कहते हैं सममित घंटाकार आकृति, सिमेट्रिकल बेल शेप। सबसे सिंपल आकृति है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। आवृत्ति बंटन की सबसे सामान्य आकृति है सममित घंटाकार आकृति। लेकिन किसी पॉपुलेशन के सैंपल की आप स्टडी करेंगे और उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो बेल शेप मिलना बहुत रेयर है, बहुत दुर्लभ है। यह दुर्लभ रूप से ही पाई जाती है। तो दोस्तों, हमने बात की है आवृत्ति बंटन या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर आप बिना किसी लैंग्वेज या बिना किसी डेफिनेशन को के सिंपल रूप से समझना चाहते हैं तो आप समझ लें, वेरिएट के सामने उनकी फ्रीक्वेंसी लिखना ही आवृत्ति बंटन है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और आपके जो रिटन एग्ज़ाम हैं उनके क्वेश्चंस आप इस सिंपल लैंग्वेज से सॉल्व नहीं कर सकते। मैंने 2 लाइनों में ये बात बताने की कोशिश की है। कोई भी वेरिएट है, उसकी जो क्लास है उस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये मैंने आपको अभी बात बोली है। अगर डाटा की आवृत्ति को एक अक्ष के साथ बिंदु के रूप में दर्शाएं और उसकी स्थिति को ज्ञात करें तो ये है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान ग्राफ की जो आकृति है सबसे सामान्य सबसे सिंपल आकृति है बेल शेप, सिमेट्रिकली बेल शेप। लेकिन किसी भी पॉपुलेशन में आप अगर सैंपल लेके स्टडी करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ की आकृति बेल शेप आना बहुत ही दुर्लभ है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो सममित घंटाकार आकृति है ये असममित कैसे हुई, इस असममितता के भी कारण हैं। इस सममित आकृति में विकृति कैसे आई, इसके पीछे क्या रीज़न है, उसके बारे में भी अपन बात करते हैं। दोस्तों, यदि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ को रिप्रेजेंट करें तो सबसे सिंपल सबसे सरल आकृति होती है सममित घंटाकार आकृति, सिंपल बेल शेप। ये जो आकृति है वो बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही रेयरली आपको मिलेगी, लेकिन फिर भी ग्राफ का सबसे जो सरल फॉर्म है वो है सरल या सममित घंटाकार आकृति। अगर किसी पॉपुलेशन का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ इस आकृति से डेविएट होता है या इससे वेरिएट होता है, इसके पीछे क्या रीज़न है। यदि वेरिएबल्स का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ असममित होता है, सममित नहीं होकर एसिमेट्रिकल होता है या यूनिडायरेक्शनल एक दिशीय होता है, इसका कारण है आपका सिलेक्शन कैसा है। पॉपुलेशन में से जो आपने सैंपल लिया है वो सैंपल का आपका सिलेक्शन कैसा है। आपने ग्राफ जब बनाया है तब आपने पैमाना या स्केल क्या रखा है, इन बातों पर भी ग्राफ सममित है या असममित है डिपेंड करेगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, यदि अपरिपक्व कीटों के एक सैंपल में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाई मोडल या बाई मोडल डिस्ट्रीब्यूशन है, यदि अपरिपक्व कीटों के एक सैंपल में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, बाई मोडल, द्विबहुलक बंटन। बाई मोडल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है, जिसमें दो पीक हो, दो शिखर हो। तो ये पॉपुलेशन को क्या बताएगी, द्विरूपी या डाइमॉर्फिक होने का संकेत देगी। एग्जाम में आपसे पूछा गया कि यदि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बाई मॉडल ग्राफ है, द्विबहुलक बंटन है, तो पॉपुलेशन के बारे में आपको क्या जानकारी मिलती है। तो आप साफ साफ कह सकते हैं कि पॉपुलेशन डाइमॉर्फिक या द्विरूपी है। मतलब इस पॉपुलेशन में या बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ है कि हमारे सैंपल में या तो दो प्रजातियां हैं या दो उप प्रजातियां हैं, क्योंकि दोनों शिखर, दोनों पीक अलग अलग प्रजाति के डिस्ट्रीब्यूशन को शो करेंगे। ये देखिए बाई मॉडल या द्विबहुलक बंटन, दो पीक है। अगर किसी भी पॉपुलेशन में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ ऐसा आता है, इसका मतलब उस पॉपुलेशन में दो स्पीसीज है या दो सब स्पीसीज है जो हमारे सैंपल में उपस्थित है। बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है इक्वल मिक्सचर ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, दो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का बराबर मिश्रण क्या कहलाएगा, बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन। इस पूरी बात में देखो बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ आपको ध्यान में रखना है। अगर ये ग्राफ आपको दिया हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि ये जो ग्राफ है ये बाइमोडल डिस्ट्रीब्यूशन का है, और इस ग्राफ को देखकर पॉपुलेशन के बारे में अगर अंदाज़ा लगाना है तो आप कह सकते हैं कि वो जो पॉपुलेशन है वो द्विरूपी है, डाइमॉर्फिक है। और द्विरूपी या डाइमॉर्फिक होने का क्या मतलब है कि उस पॉपुलेशन में जो आप सैंपल लेके स्टडी कर रहे हैं उसमें दो प्रजातियां या दो उप प्रजातियां हैं। सबसे सिंपल सबसे सरल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ सममित घंटाकार आकृति है। अगर ये सममित नहीं होकर असममित होती है तो इसका कारण क्या है कि आपने जीव कौन से लिए हैं, आपने ग्राफ बनाते टाइम पैमाना कौन सा यूज़ किया है, सिलेक्शन किस प्रकार से किया है। इन सभी बातों पर
ग्राफ सममित आएगा या असममित आएगा डिपेंड करेगा। यहाँ पर हमने कीट की एक पॉपुलेशन के बारे में बात की है, लेकिन अपना मेन फोकस बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन द्विबहुलक बंटन पर है, जो किसी पॉपुलेशन को डाइमॉर्फिक या द्विरूपी होने का संकेत देता है। ग्राफ के बारे में ये रहा, बाई मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल मिक्सर ऑफ टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नोट डाल के मैंने यहाँ पर आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है कि जैसे जैसे आपके वेरिएट बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ की निश्चित आकृति प्राप्त होगी। जैसे आपने सैंपल 5 लोगों का एक सैंपल लिया, फिर आप अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ बनाना चाहते हैं तो कोई ख़ास आकृति नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे आप वेरिएट की संख्या बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ की जो आकृति है वो आपको क्या प्राप्त होगी, निश्चित प्राप्त होगी। तो यहाँ दोस्तों फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ की सबसे सिंपल जो शेप है वो है सममित घंटाकार आकृति, सिमेट्रिकल बेल शेप। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ और ये ग्राफ कैसे बनेगा ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। और ये वाला आवृत्ति बंटन या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन फिर भी सबसे सिंपल जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है, इसके बारे में बात करते हैं। इस आकृति में अगर आप मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, मतलब माध्य, माध्यक और बहुलक का मापन करेंगे तो तीनों का मान सेम आएगा। इसका मतलब है मीन, इसका मतलब है मीडियन और इसका मतलब है मोड। आपसे सवाल उल्टा भी पूछा जा सकता है कि एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ या एक आवृत्ति बंटन से माध्यक और बहुलक का तीनों का मान समान आया है, इसका मतलब ग्राफ कौन सा होगा, सिमेट्रिकली बेल शेप, सममित घंटाकार आकृति होगी। ये दुर्लभ है, ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। कई बार अपन सामान्य रूप से मतलब ये है कि सभी पॉपुलेशन में ये पाई जाएगी, ऐसा नहीं है। सामान्य रूप से असममित बंटन होता है, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। बहुत रेयरली पॉपुलेशन में सममित घंटाकार फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमने छात्रों का भार लिया है जिसको x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किलोग्राम में भार है 41, 42, 43, 44, 45। इनकी आवृत्ति आपके सामने है। इस आवृत्ति को देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं। अगर किसी पर्टिकुलर बीच में वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा हो और दोनों तरफ वैल्यू बराबर मात्रा में कम होती जाए, जैसे 4 से 2, इधर भी 2, फिर कम 1 और 1, इसका मतलब ये ग्राफ कौन सा आएगा, सममित आएगा। अगले वाले कॉलम में हम बात कर रहे हैं संचयी आवृत्ति, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। पहले क्लास में जो आवृत्ति है उसको लिख दो 1, इस 1 में 2 जोड़ दो 3, 3 में 4 जोड़े 7, 7 में 2 जोड़े 9, 9 में 1 जोड़ा 10 आ गए। संचयी आवृत्ति निकालने की ज़रूरत क्यों पड़ी ये भी मैं आपको बताता हूँ। इस फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे समेसन एफ तो भी 10 आएगा और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट जो मान है वो भी 10 आएगा। अगर वो 10 है ये भी 10 है, मतलब आपकी संचयी आवृत्ति सही निकाली है। नेक्स्ट कॉलम में एफ और एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। एफ आवृत्ति है, एक्स जो भी आपने डाटा छात्रों का भार लिया है वो। जल्दबाजी में इससे गुणा नहीं कर दें। 41 को 1 से 41, 42 को 2 से 84, इसको 4 से, इसको 2 से और इसको 1 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ रख दिया। एफ और एक्स का समेशन टोटल करने के बाद 430 आ गया। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम मीन, मीडियन और मोड निकालना चाह रहे हैं। सबसे पहले हम माध्य या मीन निकालते हैं। एक्स के ऊपर बार से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
इसको निकालने के लिए समेशन एफ एक्स कितना है 430, समेशन एफ कितना है 10, तो आपका औसत या माध्य कितना आ गया 43। माध्यक निकालने का तरीका है समेशन ऑफ एफ प्लस 1/2 भार। समेशन एफ कितना है 10, 10 में 1 जोड़े 11, 11 में 2 का भाग दिए 5.5वां भार। अब ये देख लीजिए 3 तक तो यहाँ आ रहा है, 5.5वां किस में आएगा, इस वाले क्लास में आएगा। इसका मतलब इस क्लास में भार कितना है 43। बहुलक या मोड किसको बोलेंगे, इन सभी में जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा आवृत्ति भी किसकी है 43 की। तो यही मैं कहना चाह रहा था, अगर ग्राफ सममित घंटाकार आकृति आपको प्राप्त होती है तो उसके लिए मीन, मीडियन और मोड, मीन, मीडियन और मोड, माध्य, माध्यक और बहुलक का मान समान आएगा। ये सबसे सरल प्रकार की सममित घंटाकार फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ के बारे में जानकारी है। यहाँ पर ही मैंने आपको समझा दिया है कि माध्य कैसे निकालेंगे, माध्य कैसे निकालेंगे और बहुलक कैसे निकालेंगे। अभी इनके बारे में और दूसरे प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी अपन बात करेंगे, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और हमारे सिलेबस में मेनली इन्हीं को कैलकुलेट करना है। ये भी मैंने आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बताई है, लेकिन फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो दोस्तों ये था सममित घंटाकार आकृति फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, इससे संबंधित जानकारी। अगर आपको बिल्कुल सिंपल वे में इसकी जानकारी रखनी है, पहली बात तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापनों का माप समान होगा, ये बहुत ही रेयर मिलेगा, और कैसे कैलकुलेट किया गया है वो, और संचयी आवृत्ति क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों कैलकुलेट की गई, ताकि आप क्या निकाल सकें, माध्यक या मीडियन निकाल सकें। सबसे दुर्लभ प्रकार का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ सममित घंटाकार आकृति। अगर इस आकृति के अलावा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में कोई और आकृति प्राप्त होती है तो वो असममित, एसिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या असममित आवृत्ति बंटन होगा। सामान्य घंटाकार आकृति बंटन के अतिरिक्त पाए जाने वाले बंटनों को असममित या एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इन एसिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ही विषम बंटन या स्क्वीड डिस्ट्रीब्यूशन या विषम बंटन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों असममित बंटन को किस नाम से जाना जाता है, स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन या विषम बंटन। अधिकतर आवृत्ति बंटन असममित बंटन ही होते हैं। ज़्यादातर पॉपुलेशन का अगर आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ रिप्रेजेंट करोगे, प्रदर्शित करोगे, तो असममित बंटन ही प्राप्त होगा। बहुत रेयर पॉपुलेशन में ही सममित सिमेट्रिकल घंटाकार आकृति प्राप्त होगी। दोस्तों ये असममित आकृति प्राप्त होने का कारण क्या है, जो आवृत्ति है उस आवृत्ति का औसत के किसी भी और विषम रूप से घटना या बढ़ना। जब आप इस लाइन को पढ़ते हो तो आपको लगता है कि ये क्या लाइन है, समझ में आ रही है, नहीं भी आ रही है। सामान्य या सममित घंटाकार आकृति का ग्राफ जब आपने देखा तो औसत 43 आ रहा था और उसकी आवृत्ति 4 थी। इसके दोनों तरफ आवृत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन समान रूप से था। अगर आप पिछले चार्ट में देखेंगे आपको पता लगेगा औसत कितना है 43, उसकी आवृत्ति कितनी है 4। औसत के दोनों ओर समान रूप से आकृति बढ़ या घट रही है। अब यहाँ पर समान रूप से घट रही है या समान रूप से बढ़ रही भी होती।
अगर ये समान रूप से नहीं होकर, सपोज करें यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया, एक तरफ समान रूप से घट रही है, एक तरफ बढ़ रही है, तो फिर ग्राफ कैसा आ जाएगा? असममित आ जाएगा। सममित कब आएगा? जब औसत के दोनों तरफ जो आवृत्ति है वो समान रूप से घटे या बढ़े तो सममित आएगा। अगर विषम रूप से, अलग या असमान रूप से घटे या बढ़े तो फिर कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा? असममित, एसिमेट्रिकल। और ज़्यादातर पॉपुलेशन में एसिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही पाया जाता है। दोस्तों, असममित आवृत्ति बंटन में जो मीन, मीडियन और मोड के मान असमान होते हैं। अभी हमने देखा था सामान्य या सिंपल सममित घंटाकार आकृति में जब हमने पूरे डाटा के द्वारा मीन, मीडियन और मोड निकाला तो तीनों के मान समान आए थे। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन असममित या एसिमेट्रिकल है तो इन तीनों के मान भिन्न भिन्न या असमान आएंगे। दोस्तों, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये विषमता 2 प्रकार की होती है। पहली है दाईं ओर विषमता, स्क्यूड टू राइट, और दूसरी है बाईं ओर विषमता, स्क्यूड टू लेफ्ट। दाईं ओर विषमता का ही दूसरा नाम धनात्मक विषमता है और बाईं ओर विषमता का ही दूसरा नाम ऋणात्मक विषमता है। धनात्मक विषमता के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और ऋणात्मक विषमता के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। पीक अगर y अक्ष की तरफ आ रहा है तो इसको धनात्मक, और इससे दूर जा रहा है तो इसको ऋणात्मक। दोस्तों, दाईं ओर विषमता या धनात्मक विषमता का अगर तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों का आप कैलकुलेशन या गणना करेंगे तो सबसे ज़्यादा मान माध्यक का आएगा, उससे कम माध्यक का और सबसे कम बहुलक का। आपसे कोई पूछे धनात्मक विषमता या दाईं ओर विषमता में मैक्सिमम मान किसका होगा? मीन का। और मिनिमम मान किसका होगा? बहुलक का। यदि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ की गणना के बाद मैक्सिमम मान किसका आया है? मीन का, माध्य का, और मिनिमम मान किसका आया है? बहुलक का। समझ जाइए कौन सी विषमता है, धनात्मक या दाईं ओर। इसका अपोजिट, अगर मान सबसे ज़्यादा बहुलक का और सबसे कम किसका आए? माध्य का, तो ये कौन सी हो जाएगी? ऋणात्मक विषमता। तो यहाँ पर मैक्सिमम कौन होगा? मोड, और मिनिमम कौन होगा? मीन। तो दोस्तों, सममित घंटाकार आकृति के अलावा अगर कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ हमें मिलता है तो वो असममित होगा। असममितता का कारण क्या है? आवृत्ति का औसत के किसी भी ओर विषम रूप से घटना या बढ़ना। अगर सम रूप से, इसी विषम की जगह अगर समान रूप से घटना या बढ़ना तो क्या आ जाएगा? सममित फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ आ जाएगा। लेकिन अगर असमान रूप से या विषम रूप से घटना या बढ़ना तो क्या आ जाएगा? असममितता उत्पन्न हो जाएगी। और ये जो विषमता का कारण है वो मैंने आपको बताया। और विषमता 2 प्रकार की है, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक विषमता में सबसे ज़्यादा मान होगा किसका? मीन का, और सबसे कम मोड का। ऋणात्मक में सबसे ज़्यादा मोड का और सबसे कम मीन का। ग्राफ आपके सामने है। तो 2 प्रकार की विषमता, धनात्मक और ऋणात्मक। तो दोस्तों, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ सममित, असममित क्यों होते हैं? और यह असममितता में विषमता 2 प्रकार की, धनात्मक और ऋणात्मक। उनके ग्राफ, उनमें सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट, किसकी वैल्यू मैक्सिमम है, किसकी मिनिमम है, और असममित बंटन को ही विषम बंटन कहा जाता है। इन सारी बातों को आपको क्लियरिटी से समझना है और याद रखना है। विषमता के 2 प्रकारों के बारे में हमने बात कर ली थी, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक को दाईं ओर विषमता, ऋणात्मक को बाईं ओर विषमता। धनात्मक जो विषमता है उसमें सबसे ज़्यादा मान मीन या माध्य का और सबसे कम मान बहुलक या मोड का।
ऋणात्मक विषमता या बाईं ओर विषमता में सबसे ज़्यादा मान बहुलक का और सबसे कम मान माध्य का होगा। ग्राफ की जो शेप है वो मैंने आपको बता दी थी। अब हम बात करते हैं धनात्मक दाईं ओर विषमता या स्क्वीड टू राइट। दोस्तों हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं केंचुए के भार और आवृत्ति। केंचुए के भार ग्रामों में है, 10 ग्राम, 11 ग्राम, 12 ग्राम, और उनकी आवृत्ति क्या है। इस आवृत्ति को अगर हम ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो आपके सामने हैं 10 ग्राम वाले केंचुओं की आवृत्ति कितनी है 2, 11 वालों की कितनी है 12, 12 वालों की कितनी है 10, 13 वालों की कितनी है 7। ऐसे मैंने इसी डाटा को ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट किया है। ग्राफ से आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, मैंने कहा था एक वाई अक्ष जो है उसकी तरफ अगर ग्राफ झुका हुआ आपको दिख रहा है या ग्राफ का पीक या शिखर वाई अक्ष की तरफ है तो इसको क्या बोलेंगे, दाईं ओर विषमता। दूसरी बात हमें ये प्रूव करनी है कि क्या मीन का मान ज़्यादा है और मोड का मान सबसे कम है। इसी डाटा को हमने यहाँ पर ऐसे लिखा है, आवृत्ति को भी लिखा और इसका टोटल है 44। मीडियन या माध्यक निकालने के लिए हमको ज़रूरत है संचयी आवृत्ति क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, 2 में 12 जोड़े 14, 14 में 10 जोड़े 24, 24 में 7 जोड़े 31, 31 में 6 जोड़े 37, 37 में 5 जोड़े 42 और 42 में 2 जोड़े 44 आ गया। अगर आपके आखिरी क्लास की क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी से मैच करती है मतलब कहीं भी गलती नहीं हुई है। f और x का गुणा करेंगे, गुणा करके इसको जोड़ा 554 आ गया। अब हम माध्य या मीन का मान डेल्टा एफ एक्स अपॉन डेल्टा एफ कितना आ गया 12.59 ग्राम। माध्यक या मीडियन निकालने के लिए समेशन ऑफ f+1 अपॉन 2 आभार। समेशन f कितना 44 + 1 45 अपॉन में 2। कई बार गलती ये हो जाती है कि हम इसी को आंसर समझ लेते हैं। याद रखें इस नंबर वाला भार 22.5वां भार, देखो 14वें तक 11 है और 24 तक 12 है, मतलब 22.5 भी 24 वाले इसी क्लास में आ जाएगा। ये देख लीजिए, देखो यहाँ पर 2, 14, उसके बाद 24 तक, तो 24 और 14 के बीच जितनी भी संख्याएं हैं उनका मान कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर मीडियन कितना आ जाएगा 12 ग्राम। मोड या बहुलक सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी है 11 की, इसलिए कितना हो गया 11 ग्राम। कई बार जल्दबाजी में कि सबसे ज़्यादा आवृत्ति 12 ही जवाब नहीं, 12 जिस विचर या वेरिएट की आवृत्ति है तो 11 ग्राम की। अब आप देख लीजिए सबसे कम कौन है Z, उससे ज़्यादा कौन है M और सबसे ज़्यादा कौन है X। तो मैक्सिमम वैल्यू किसकी आ रही है मीन की और मिनिमम वैल्यू किसकी आ रही है मोड की। इसका मतलब ये जो विषमता है ये कौन सी है, धनात्मक या दाईं ओर विषमता। ग्राफ का पीक वाई अक्ष की तरफ अगर आ रहा है तो धनात्मक विषमता या दाईं ओर विषमता होगी। सेंट्रल टेंडेंसी का मेजरमेंट, माध्य, माध्यक और बहुलक का माप कैसे करते हैं कैलकुलेशन, ये मैं आपको हर बार बताता जा रहा हूँ आप, और एक ही तरीके से ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो ये था दाईं ओर विषमता या धनात्मक विषमता। धनात्मक विषमता के बाद हम बात करते हैं ऋणात्मक विषमता या बाईं ओर विषमता या स्क्यूड टू लेफ्ट। दोस्तों केंचुए का भार और उसकी आवृत्ति यहाँ पर आपको दी हुई है। ये जो आपको डाटा दिए हुए हैं इससे अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो इस तरीके का ग्राफ आएगा। वाई अक्ष पर मैंने आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी ली है और एक्स अक्ष पर केंचुए का भार ग्राम में लिया है। आवृत्ति में प्रत्येक जो
आवृत्ति है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। मतलब ग्राफ का एक बड़ा खाना 2 आवृत्ति के बराबर है। तो ग्राफ रिप्रेजेंट किया और मैंने कहा था कि अगर शिखर या पीक y अक्ष से दूर की तरफ है, इसका मतलब लेफ्ट या बाईं ओर विषमता होगी। तो बाईं ओर विषमता के बारे में और दाईं ओर विषमता के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो दाईं ओर विषमता के बारे में संपूर्ण जानकारी के बाद ये ग्राफ और ये डाटा आपको बाईं ओर विषमता को दर्शाते हैं। यदि बाईं ओर विषमता की केंद्रीय प्रवृत्ति की माप या मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको हम मीन, मोड और मीडियन, इनका मेजरमेंट कह सकते हैं। कैचवे का भार, जिसको x बोल रहे हैं। आवृत्ति, संचयी आवृत्ति की ज़रूरत क्यों पड़ी, हर बार मैं आपको बोलता आ रहा हूँ, क्योंकि आपको मीडियन या माध्यक निकालना है। कैसे निकालना है संचयी आवृत्ति? पहली आवृत्ति 2, 2 में 5 जोड़े 7, 7 में 6 जोड़े 13, 13 में 7 जोड़े 20, 20 में 10 जोड़े 30, 30 में 18 जोड़े 48, 48 में 2 जोड़े 50। यदि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता या आवृत्ति का मान आखिरी जो क्लास है उसका मान कुल आवृत्ति के बराबर है, मतलब आपने सही तरीके से कैलकुलेट की है। अगर ये दोनों मान अलग अलग आते हैं तो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक कर दी है। f और x को मल्टीप्लाई किया और उसका टोटल समेशन ऑफ fx 680। अब आपको मीन निकालना है, माध्य निकालना है। समेशन ऑफ fx अपॉन समेशन f और 680/50। समेशन का मतलब आपको पता ही है, जोड़ना। इसका टोटल योग, समेशन ऑफ f का मतलब इसका टोटल योग। और यहाँ पर माध्य कितना आ गया, मीन कितना आ गया, 13.60 ग्राम। मीडियन या माध्य का आपको निकालना है, समेशन ऑफ f + 1/2, वहाँ भार। बहुत बड़ी गलती ये हो जाती है कि स्टूडेंट इसी को ही वैल्यू समझ लेते हैं, रिजल्ट समझ लेते हैं। 50 + 1 51 में 2 का भाग दिए 25.5, वहाँ भार। ऐसा नहीं है 25.5 ग्राम ही आंसर। अब ये देखो, यहाँ तक 20 है, ये 30 यहाँ आ रहा है, तो 20 से आगे 30 तक इसी में होगा, तो इसका मान कितना है, 14। तो 14 ग्राम क्या आ गया, मीडियन। और सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी है, 15 की, तो ये क्या हो गया, मोड। अब आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा मान किसका है, बहुलक का, उससे कम मीडियन और सबसे कम, और यही किसको बताता है, बाईं ओर विषमता को। दोस्तों, इस वीडियो में हमने बात की है फ्रीक्वेंसी, उसकी डेफिनेशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जो ग्राफ है उसकी अलग अलग आकृति। सबसे सिंपल आकृति है सममित घंटाकार आकृति। उसके बाद अगर कोई वेरिएशन या विषमता आती है तो उसको असममित या विषम बंटन बोलेंगे। 2 प्रकार की विषमता, दाईं ओर जिसको धनात्मक और बाईं ओर जिसको ऋणात्मक विषमता कहते हैं। इनके ग्राफ के बारे में जानकारी, दाईं ओर बाईं ओर दोनों के लिए हमने माध्य, माध्यक और बहुलक भी कैलकुलेट करके आपको बताया है। पूरे वीडियो में आपको ये भी जानकारी मिली है कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं और माध्यक कैलकुलेट करने में संचयी बारंबारता का क्या योगदान है। वीडियो को बड़े ध्यान से आप देखिए। कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक दोनों एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो या पूरी सीरीज़ को आप अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।